हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिश्रा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का एक पेपर का पार्ट मैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहे हैं, जिस पे हम लोगों ने 4 वीडियोस कर लिया है और उसके जो नोट्स भी हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो जाके आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हैं। आज 5वां वीडियो होगा। 5वां वीडियो जैसा कि अगर जो आप पहले से देखते आ रहे हैं वीडियोस, तो आपको ज़रूर जानकारी होगी कि हम लोग बायो शावर्ट लॉ डिस्कस कर चुके हैं और आगे एप्लीकेशन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एप्लीकेशन में सिर्फ हम लोगों ने अभी तक एक एप्लीकेशन किया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। आज हम लोग को करना है सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी सर्कुलर लूप में अगर करंट फ्लो होता है तो किसी एक्सियल पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा। तो इतनी बातें आप लोगों ने पढ़ ली है। आज हम लोग लूप के कारण पढ़ेंगे। तो जो लोग आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ पहले वीडियोस को, जो पहले की वीडियोस हैं उनको भी देखें और साथ ही साथ उनको नोट करें। फिर आप अगर वीडियोस को अगर पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर पूरा मैग्नेटिज्म का सिलेबस आपको विद इन द एग्जाम आपको मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेगा, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो देखें और वहां पर आप अपने स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके एक परफेक्ट नोट्स बना सकते हैं। तो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप अच्छा नंबर लानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं बायो शावर्ट लॉ का एप्लीकेशन। और बायो शावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में दूसरा जो हमारा है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक है, किसी धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे वर्टिकल प्लेन, जैसे मेरा फिंगर्स है, ये जैसे मैंने हाथ रखा हुआ है, ये कैसा प्लेन हो गया, ये कैसा प्लेन। तो इस प्लेन में हमारा एक क्या है, लूप है। तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको थोड़ा प्लेन में समझ में आना चाहिए कि या कुछ इस तरीके से बना लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, जिसकी रेडियस आप सपोज कर लीजिए r है और इसमें करंट सपोज कर लीजिए कि कुछ I करंट फ्लो हो रही है। अब इससे कुछ डिस्टेंस ले लीजिए, x डिस्टेंस पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, एक क्या है आपके पास लूप है जिसमें करंट I फ्लो हो रही है। उस लूप के कारण किसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जहां आप देख सकते हैं कि उसके सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो x सपोज किया गया है। तो हम लोग इसके कारण क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो अब हम लोग लगाएंगे बायो शावर्ट लॉ। और बायो शावर्ट लॉ के लिए क्या क्या जरूरी है, जरा हमें उसके देखने की जरूरत है। तो बायो शावर्ट लॉ का अगर आपको एक्सप्रेशन याद हो, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। I यहाँ पे रहना चाहिए, साथ में कहीं भी ले सकते हैं, I dl क्रॉस ऑफ r आपका नीचे r क्यूब, इस तरीके से होना चाहिए। तो हमें एक dl चाहिए, है ना, और फिर क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। यानी जो भी आप क्या करें, dl कैलकुलेट, dl सपोज करें, यानी जो भी लेंथ एलिमेंट सपोज करें, वहां से उस पॉइंट की डिस्टेंस आपको चाहिए होगी। तो ये 2-3 बातें चाहिए और एक करंट चाहिए। तो करंट आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग बायो शावर्ट लॉ। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक छोटा सा पैच ले लिए या लेंथ ले लिए, dl लेंथ। ठीक है, तो इस dl के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये मान लीजिए कि ये क्या है, पोजीशन r वेक्टर रख रहा है या r डैश रख रहा है, और एक यहाँ पे r डैश, एक r ले लीजिए, एक r डैश ले लीजिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने ऐसा क्यों लिया कि अपोजिट फेस क्यों लिया, एक से काम नहीं चला सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन आपको अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि हमने डायमेट्रिकली, मतलब कि व्यास पर कोई एक अपोजिट 2 पॉइंट्स क्यों लिए। अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप जानते हैं कि ये टेंजेंट जैसा है, तो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आप सपोज कर लीजिए कि ये एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा, इस अक्ष के साथ
और यहाँ पर नीचे वाला अल्फा एंगल बना रहा है, क्योंकि आपके एक ही डायमीटर के दो एंड्स पर पॉइंट्स लिए गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और इसमें लिखते हैं बायो-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला। तो पहले इस वाले पोर्शन के लिए लिखते हैं, फिर इस पोर्शन के लिए लिखते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन के लिए मतलब इसके लिए क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन dB इज इक्वल टू मॉड ऑफ, मान लीजिए ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट में dl क्रॉस r नीचे r क्यूब, ये इक्वेशन 1 कर लीजिए। दूसरा आप क्या कर लीजिए, dB यहाँ पे डैश कर लीजिए, क्योंकि आपका ये एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट में dl क्रॉस r डैश अपॉन r डैश का क्यूब, ये इक्वेशन 2 ले लीजिए। ठीक है, अब जरा इक्वेशंस को गौर करिए और यहाँ पर कंडीशंस को देखिए जरा। r और r डैश आपके इक्वल होंगे, क्योंकि आपके ये डायमीटर पे पॉइंट्स हैं, तो सेम पॉइंट्स पे अगर आप ले रहे हैं तो r और r डैश इक्वल होंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो r और r डैश इक्वल होंगे। अच्छा, उसके बाद I करंट सेम है और हमने क्या किया हुआ है, सारी वैल्यूज मतलब dl को भी सेम रखा है। तो सिंस r मॉड ऑफ r इज इक्वल टू मॉड ऑफ r डैश, ये सपोज किया हुआ है। उसके बाद I इज द सेम, ठीक है, dl हैव द सेम वैल्यू, ये तमाम चीजें हमने क्या किया है, सेम लिया हुआ है। तो उससे होगा क्या, उससे आपका ये होगा कि dB और dB डैश की वैल्यूज जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लेके क्या करें, फिलहाल अभी ये वेक्टर फॉर्म में था, हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे थे, आई एम सॉरी, ये मॉड नहीं होना चाहिए। तो अब अगर हम इसका मॉड ले लें तो मॉड लेने से ये फॉर्मूले कैसे हो जाएंगे, आप लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस ऑफ इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 और 2 का मापांक लेने पर, मतलब हम सिर्फ इसकी वैल्यूज ले रहे हैं। तो dB क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई dl, आप इसको क्या कर लेंगे, ये आपका होगा क्या आई dl, फिर आप देखिए लेंगे साइन थीटा, आई dl r साइन थीटा, यही लेंगे ना, तो इसको ब्रेक करेंगे और नीचे r क्यूब, तो r क्यूब r क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, नीचे r स्क्वायर बचेगा। थीटा कितना होगा, थीटा करंट एलिमेंट के साथ और जो लाइन आप लेते हो उसके साथ एंगल, तो ये 90 है, तो ये साइन 90 आपको कितना देगा, ये आपको वैल्यू सिंपल देगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 तो आपका 1 हो जाएगा r स्क्वायर, ये आपको dB देगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका dB डैश भी आ जाएगा। सिमिलरली dB डैश आपका कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl r स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स वैल्यूज में इक्वल हो गए, दो वैल्यूज आपकी, जैसे आपने यहाँ पे एक पार्ट लिया था, एक पार्ट लिया, तो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे, उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जरा देखिए, अब हम क्या कर लें, ये अल्फा है, यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ले लें, क्या ले लें, परपेंडिकुलर ले लें। तो अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। अब इससे पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यहाँ पे एंगल कितना बनाएगी, ये अगर आपका 90 माइनस अल्फा है तो ये आपका, तो अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये कंपोनेंट जो है dB का, ये अगर dB ये है आपका dB डैश की बात करें तो dB डैश भी यहाँ पे क्या बनाएगा, अल्फा बनाएगा। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके जिसके साथ क्या होगा, आप एंगल लेंगे तो उसका कोसाइन टर्म आप उसी एक्सिस के साथ लेंगे। जैसे अगर आप देखिए हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है और ये एक्स एक्सिस के साथ है अल्फा एंगल बना रहा है, तो वेक्टर ए का ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आपको कॉस कंपोनेंट मिलेगा, ए कॉस अल्फा, और इधर क्या मिलेगा, ए साइन अल्फा। ठीक है, और अगर हम इसी के थोड़ा सा चेंज कर दें, हम अल्फा कहाँ ले लें, यहाँ पर ले लें, तो ये जो वेक्टर था अब इसका कॉस कंपोनेंट आपको यहाँ मिलेगा, ए कॉस अल्फा, और इसका साइन कंपोनेंट आपको कहाँ मिलेगा, इस पर मिलेगा। यानी कॉस कंपोनेंट कहाँ मिलेगा, जहां आप जिस एक्सिस के साथ एंगल लेंगे, तो इस वेक्टर का जो एंगल हम लोग ले रहे हैं वो इस एक्सिस के साथ ले रहे हैं। ठीक है, तो dB का कॉस अल्फा आपको इसके अलॉन्ग मिलेगा। ठीक है, और साइन अल्फा आपको इधर मिलेगा।
इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए, तो डी बी डैश आपको कॉस अल्फा इधर देगा और डी बी डैश साइन अल्फा आपको इधर देगा। तो आप देख सकते हैं कि कोसाइन टर्म्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, और डी बी डैश अभी हम लोगों ने देखा कि सेम आ रही है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, तो दोनों वैल्यूज में सेम है, ठीक है। और इनके कंपोनेंट्स में आपका कॉस का जो टर्म्स है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसमें आपका जो पार्ट लेगा वो सिर्फ इसका साइन टर्म लेगा, यानी साइन वाला पार्ट लेगा। तो चलिए करते हैं, तो आप लिख लेंगे कि डी बी कॉस अल्फा एंड डी बी डैश कॉस अल्फा हैव इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू। क्या होगा भाई, इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू होगा, जिसकी वजह से सो दे विल बी कैंसिल आउट, क्या हो जाएंगे, कैंसिल्ड हो जाएंगे। तो कौन सा पार्ट लेगा, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि डी बी कॉस अल्फा डी बी डैश कॉस अल्फा दोनों क्या है, दोनों के मान समान है परंतु वो विपरीत दिशा में है, इस वजह से या इसलिए वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारा यहाँ पर वो क्या होगा, वो होगा B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन एल्फा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्यों होगा, डी बी साइन एल्फा, यानी साइन टर्म के कारण होगा। तो डी बी की वैल्यू रख दें, डी बी की वैल्यू आप वहां से रख लो जो आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये क्या देगा भाई, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन एल्फा, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें कैसा चाहिए, हम इंटीग्रेशन यहाँ पे क्लोज लाइन इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि आप देखो आप लूप के क्या करेंगे, लूप पे चलेंगे तो आपको इंटीग्रेशन एक क्लोज लूप में करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जो टर्म्स डिपेंडेंट होंगे मतलब इंटीग्रेशंस में आएंगे उनको अंदर रखेंगे, और जो क्या होंगे इंटीग्रेशन से मुक्त होंगे या कांस्टेंट होंगे उनको बाहर ले लेंगे। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। आर आपकी क्या है, एक फिक्स टर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा, साइन अल्फा की बात करते हैं, तो साइन अल्फा आपका ये जो एंगल है हमेशा अल्फा ही बनाएगा, तो साइन अल्फा भी आपकी कांस्टेंट होगी, बाहर आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा, अंदर सिर्फ बचेगा आपको पास डीएल बचेगा। अब जरा डीएल को ऑब्जर्व करिए, डीएल क्या है, डीएल आपका लेंथ है, आपका स्मॉल लेंथ कहाँ पे, सर्कुलर लूप पे, ठीक है। तो इस डीएल लूप का जो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या देगा, वो कंप्लीट लेंथ यानी सरकमफरेंस देगा, इस लूप की क्या देगी, परिधि देगी। तो क्या देगा, चलिए आप उसको लिख लीजिए। तो b मॉड ऑफ b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साइन एल्फा, और ये आपको देगा 2 पाई आर। अब एक काम और कर लें, साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लें। तो साइन अल्फा कैसे निकालेंगी वैल्यू, आप ये ट्रायंगल ले लीजिए जो मैं बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये आपका इस तरीके से कुछ स्थिति है, ये लाइन और ये लाइन, ये भी आर ही होगा, हम लोग प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी कि सेम डिस्टेंस पे होगा, और ये आपका एक्स होगा और ये आपका क्या होगा, ये आर होगा। आप क्या करिए, यहाँ पर अल्फा सपोज कर लीजिए, तो इस अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आर हो जाएगा, बेस आपका एक्स हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस को आप क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए अब इसमें साइन अल्फा ले लीजिए, तो साइन अल्फा आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका परपेंडिकुलर आर है और हाइपोटेन्यूस आपका ये है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे ये रख सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए। तो डी बी बी म्यू नॉट 4 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा की वैल्यू आर, अब इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा। अच्छा एक बार मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, कैसे, जैसे आपने देखा कि ये क्या होगा, आर अपॉन स्मॉल आर, कभी कभी आपको इस फॉर्म में दे दिया तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ।
चलिए अब इसकी ज़रूरत हमें बहुत नहीं पड़ने वाली। तो अब देखिए यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा है सिर्फ 2। ठीक है, तो म्यू नॉट आई, ठीक है, यहाँ पर ये आर स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ 2 और ये आर स्क्वायर, और आर क्या देगा आपको, 2r³ देगा। तो कभी कभी आपको इस फॉर्म में देता है तो आप ऐसे देखेंगे, कहेंगे सर जी आपके नोट्स में नहीं था, तो आप इस फॉर्म में भी कर सकते हैं आप। दूसरा, आप स्मॉल आर की वैल्यू रख दीजिए। स्मॉल आर की वैल्यू आपने देखा कि क्या होने वाली है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर रख देंगे तो क्या देगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए होल पर पावर क्यूब है, ऐसे लिख सकते हैं इसे, या इसे ही म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, क्योंकि अंडर रूट को अगर हम लोग क्या करें, पावर में एक्सप्रेस करें तो हाफ लिखते हैं। अंडर रूट क्या होता है, पावर इक्वल टू, मतलब अगर अंडर रूट को पावर में लिखना हो तो 1/2 लिखते हैं। चलिए ये बात हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन की। अब हम बात करेंगे कि इसमें की डायरेक्शन क्या होगी। तो इस केस में आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे राइट हैंड कर्ल रूल से। कैसे निकालेंगे, राइट हैंड कर्ल रूल या ग्रिप रूल कहते हैं। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड का, ध्यान देंगे, राइट हैंड कर्ल रूल, या इसे ही राइट हैंड ग्रिप रूल भी कहते हैं। कैसे होता है भाई, आप क्या करेंगे, राइट हैंड के फिंगर्स को कुछ इस तरीके से रखेंगे। अब मान लीजिए ये लूप था, ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लूप है, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है। तो आप क्या करिए, अपने फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में ग्रिप करिए या करंट के डायरेक्शन में रोटेट करिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, इस तरीके से जो थंब का डायरेक्शन होगा, जो अंगूठा आपको दिखेगा उस समय, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। तो अगर आप देखिए, अगर हमारा जो लूप था वो कुछ इस तरीके से था, इस प्लेन में था और ये करंट थी, तो अगर हम इसमें क्या करें, ऐसे रोटेट करें, क्योंकि हमारा जो लूप है कुछ इस तरीके से है, कैसे, ऐसे। तो अगर हम क्या करें, ऐसे रोटेट करें तो थंब क्या दिखाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। तो ऐसे में एक्स अगर यहाँ आपने सपोज किया था, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे कैसा होगा, इस तरीके से होगा। तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कैसा लिखना होगा, वेक्टर बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू एक्स कैप, क्या हो जाएगा, एक्स कैप। एक्स क्यों मैंने लिया, क्योंकि आपने देखा ये आपका लूप था, ये आपने डिस्टेंस क्या लिया था, ये एक्स लिया था ना, तो इसी के डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो जब आप राइट हैंड कर्व लगा रहे हो। तो इस वजह से यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर यानी एकांक वेक्टर को एक्स लिया, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई एक्सप्रेशन की और वेक्टर फॉर्म की। अब हम बात करते हैं कुछ केसेस की। तो पहले हम लोग बात कर लें, अगर हमारा लूप में एन टर्न हो, अभी तो हमने एक टर्न की बात की, ऐसे ऐसे ढेर सारे टर्न्स हो, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इफ, ऐसे पॉइंट्स बना लीजिए, देयर आर एन टर्न्स, देयर आर एन टर्न्स इन द लूप और कॉइल, जैसे लिखना चाहें, यदि लूप में एन फेरे हों, ठीक है। तो आपका ये क्या है, ये एक लूप की वजह से है, यानी एक फेरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसे एन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल ये म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में 2r प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये हो गया आपका जब आपने एन टर्न्स की बात की। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेंटर पे, कहां पे,
सेंटर पे। तो सेंटर क्या होगा, जैसे आप देखते हैं ये आपने लिया, ये एक्स था, एक्स क्या थी, सेंटर से पॉइंट की दूरी। आप यहाँ पे आ गए तो एक्स की वैल्यू उतनी हो गई, यहाँ पर आ गए तो यहाँ सेंटर पे जैसे पहुंचेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एट सेंटर, केंद्र पर एक्स क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, है ना। नीचे आपका देखिए 2r², ब्रैकेट में आपका 0 देगा, पावर 3/2, ठीक। अब r² प्लस 0 r² देगा तो आप देखिए कुछ आपको r² पावर 3/2 टर्म्स मिलता है ना। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको नीचे क्या मिलेगा, आपको नीचे मिलेगा r³ मिलेगा। तो मैं यहाँ थोड़ा जगह कम होने के कारण डायरेक्ट r³ लिख रहा हूँ, आपको यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया। तो एक देखिए r² ऊपर है और r³ नीचे है, तो एक 2 बार कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ r बचेगा। तो सेंटर पे बी सेंटर यानी केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर लूप के, वो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। तो अगर आपको एक सर्कुलर लूप दे दिया और कह दिया कि आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये समझिए कि अगर लूप बहुत छोटा हो, टाइनी लूप मतलब बहुत छोटा लूप हो, या आप जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो बहुत ज्यादा दूरी पे हो, जैसे आप कह सकते हो दोनों बातें एक ही बात को इंप्लाई करती हैं मैथमेटिकली। अगर आप देखिए कि किसी बिल्डिंग को आप देखते हैं तो उसके नजदीक में जाके देखेंगे तो आप ऐसे देखेंगे, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी देखने में। लेकिन अगर आप उसी बिल्डिंग को दूर से देखेंगे तो आप चाहें तो अपने क्या कर सकते हैं, इस फिंगर्स के बीच में भी क्या कर सकते हैं, रख के देख सकते हैं। तो क्या उस बिल्डिंग की साइज बदल गई? नहीं। आंसर क्या है कि हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बदल गया, कि हमने जहां से ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया या ले रहे हैं वहां हमारी दूरी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो बिल्डिंग के कंपैरिजन में हम जो क्या कर रहे हैं, जहां से उसको देख रहे हैं वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। तो या तो आप कह सकते हो कि बिल्डिंग बहुत छोटी है इन द कंपैरिजन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने इस बिल्डिंग को यहां से देखा एक बार तो ये क्या थी, बिल्डिंग काफी बड़ी दिख रही थी। अब अगर ये L लेंथ था, अब मैं इसको यहां से देख रहा हूं तो x के कंपैरिजन में हमारा जो क्या है L है वो बहुत छोटा है। तो दोनों अगर आप कहना चाहें तो दोनों बातें सेम है, कि अगर हम किसी पॉइंट को बहुत क्या कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं तब भी वो छोटा दिखेगा या वो वास्तव में छोटा हो। तो दोनों केस में हम ये ले सकते हैं, छोटा रहेगा तो आपको समझ में आता है, लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तब भी तो वो छोटा ही समझ में आएगा। तो मैथमेटिकली आप x इज ग्रेटर देन L लेंगे। ऐसे ही x इज वेरी लार्ज, तो लार्ज होने के केस में क्या होगा, आप देखें कि x की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं r से बहुत ज्यादा, तो x² प्लस r² अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा, नियरली x² के इक्वल में मिलेगा। तो इसे इस फॉर्मूले में देखिए तो r को आप क्या कर सकते हैं, r² को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो म्यू नॉट b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई r² अपॉन, ठीक है, 2x³, नीचे तो आपका अंदर x² रहेगा, पावर 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल लेफ्ट विद म्यू नॉट आई r² अपॉन 2x³, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। तो किसी लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी जब हम दूरी बहुत ज्यादा लेंगे, इस बात का याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी इसी में थोड़ी बहुत और ग्राफिकल की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ और डेटा को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमने ये लूप लिया, तो हम इधर भी x डिस्टेंस ले सकते हैं, इधर भी x डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। अब हम ये r हमें पता है, तो इससे थोड़ा सा मिलता जुलता जो पैरामीटर्स हमारे पास हैं उसी से मिलता जुलता डिस्टेंस ले तो अच्छा है। तो हमने एक डिस्टेंस ले लिया r/2, तो ये r/2 इधर भी तो होगा और r/2 इधर भी होगा, यानी r/2 की वैल्यू आप प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस की x की वैल्यू जब आप क्या ले लेंगे, प्लस माइनस r/2, तब क्या होगा जरा देखते हैं। When x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/2, एक ही साथ लेंगे क्योंकि जब भी हम देखो r की x की वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर में है, तो यहाँ पे अगर हम प्लस वैल्यू लेते हैं तब भी वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस लेंगे तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। तो इसलिए दोनों एक साथ ले लेते हैं, दोनों की जो बिहेवियर होगी वो सेम समझ में आएगी। तो चलिए करते हैं। तो x² हमें क्या मिलने वाला है, मिलने वाला है r² by 2,
तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर है, आप उसमें क्या कर लीजिए आर स्क्वायर बाई ये 4 होना चाहिए, 4 जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा, ये 5r² 4 मिल जाएगा। तो इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 5r² 4 लिख सकते हैं। तो चलिए वैल्यूज रखते हैं, देखिए क्या मिलता है। b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, μ0I r²। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, आप 2 तो एज इट इज रखेंगे और इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 5r² 4 पावर 3/2। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं क्योंकि समय को बचाना है। आप इसे सॉल्व करके जरूर देखिएगा कि क्या यही वैल्यू आई है कि नहीं। या चलिए आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, जरा नीचे वाले टर्म को गौर करें। तो ये क्या होगा, 5r² 4 पावर 3/2। ठीक है, तो पहले तो हम क्या कर लें, पहले अगर चीज़ों का क्यूब ले लेंगे या स्क्वायर रूट ले लेते हैं, किसी में से एक कर लेते हैं पहले। तो पहले स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए 5 है और ये r/2 का क्या मिल सकता है, इसको तो आप अलग कर लीजिए। ठीक है, और ये स्क्वायर है और ये पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इनका तो मिल जाएगा r/2 का होल क्यूब। अच्छा यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब है, तो 5 का अगर हम क्यूब ले लेंगे तो 5 × 5 × 5 और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये दोनों तो कॉमन हो जाएंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा 5√5। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, r³ 8। ठीक है, तो ये 8 आपका सबसे ऊपर चला जाएगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। b इज इक्वल टू 8 μ0I में आप लिख सकते हैं 5√5 ब्रैकेट में 2r। तो ये आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/2 पर ये वैल्यू मिलेगी। तो आप देख सकते हैं वैल्यू क्या हो रही है, अब डिक्रीज कर रही है क्योंकि डिनोमिनेटर आपका बढ़ता जा रहा है। और जब आपने सेंटर पे देखा तो सेंटर पे आपने देखा कि μ0I/2r, तो सेंटर पे आपको मैक्सिमम फील्ड मिलेगी जब आप सर्कुलर लूप की बात करेंगे। और जैसे जैसे किनारे पे चलेंगे तो आप देखिए अभी तो यहाँ पर जो इन्वर्स पावर है आर का, डिस्टेंस का, यहाँ पे 2r क्या है, डिस्टेंस ही तो है, तो वो पावर 1 है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर कुछ क्या है, क्वाड्रेटिक पावर है, रूट पावर है, उसके बाद आप क्यूब है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्वेचर नेचर हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से वैरी करेगा। तो चलिए जरा उसके वेरिएशन को देख लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। तो यहां पर देखिए ये आपकी डिस्टेंस x एक्सिस है और ये b, तो सेंटर पे यानी x इज इक्वल टू 0 पे आपको मैक्सिमम फील्ड मिलेगी। यहां पर ये कितनी होगी, ये होगी μ0/2r। उसके बाद आपको प्लस माइनस r/2 इधर और प्लस माइनस r/2 इधर, आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, आपने कैलकुलेट किया 8/√5√5 μ0I/2a। ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा, इधर माइनस रहेगा, इधर प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक तो इस तरीके से आएगा, 1/r का नेचर फॉलो करेगा। इसके बाद ये कुछ इस तरीके से आपका, ये मैंने शायद इधर ले लिया, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर होगा हमारे इस केस में। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप वीडियोस को देखें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आप वीडियोस को देखें बच्चे, नोट्स भी बनाइए, और अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आपको हैंड रिटन नोट्स हमारे मिश्रा एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको वहां से डाउनलोड करके आप नोट्स बनाइए। फिर भी अगर आपको कोई समस्या होती तो आप मेरे से बात कर सकते हैं गिवन लिंक्स पर, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, चाहे मेरे फेसबुक, मेरे टेलीग्राम के चैनल पे, या फिर मेरे मेल के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं, जहां आपकी सारी समस्या दूर की जाएगी। साथ ही साथ आप न्यूमेरिकल भी करते रहें, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सके, अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो की अपडेट सबसे मिले और आप वीडियो को जल्द से जल्द देखें। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।